स्वागत है आपका स्वराज कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं दीपक सिंह मुने। हम अगला चैप्टर लेके आए हैं, ओलेरीकल्चर, सब्जियों की खेती। अ, अभी आपका जो PYQ चल रहा है उसमें ये अगला चैप्टर है। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज एसिटिक? अम्लीय सब्जी कौन सी है? तो पहले तो मैं आपको एक कॉमन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि लगभग जितनी भी सब्जियां होती हैं उनकी प्रकृति, जो प्रकृति होती है वो कैसे होती है? क्षारीय, है ना। कैसी प्रकृति होती है? क्षारीय प्रकृति होती है। अब इसमें कुछ सब्जियां हैं जो एक्सेप्शन है, अपवाद। जैसे एक तो लिखा हुआ है आपके ऑप्शन में, रुबार्ब। और अगर एक याद रखना हो तो टमाटर। मतलब यहाँ पे हमने कॉमन कॉन्सेप्ट है, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अगर आपसे कोई पूछे कि वेजिटेबल्स का नेचर कैसा होता है, तो अल्कलाइन नेचर के होते हैं या अल्कलाइन नेचर की होती हैं। और अगर इसमें एक्सेप्शन पूछे तो क्या आ जाएगा? रुबाब एंड टमाटर। तो अगर आपसे पूछा है कि अम्लीय सब्जी कौन सी है या फिर अल्कलाइन कौन, सॉरी, एसिटिक कौन सी है, तो रुबाब आ जाएगा। और अगर सेलाइन नेचर या अल्कलाइन नेचर की सब्जियां पूछ ले तो लगभग सभी की सभी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा इसमें ये एग्जाम्पल, ये रुबाब है और अगला टमाटर, ये दोनों क्या है? एसिटिक नेचर के हैं, अम्लीय नेचर के हैं। और इधर आपको दिखाया है कि बाकी सब्जियां क्या हैं, बोले ये क्षारीय नेचर की, क्षारीय प्रकृति की हैं। और ये दोनों अम्लीय प्रकृति की हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें फलों का भी दिखा दिया है। तो लगभग सभी फल अम्लीय प्रकृति के होते हैं। फल ज्यादातर क्या होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, केला। अपवाद, अपवाद क्या है? बनाना। केला ये क्या होता है? बोले ये हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये कॉमन कॉन्सेप्ट था जो आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है आपका, प्याज में क्रोमोसोम संख्या कितनी होती है? द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ऑनियन इज, है ना। तो प्याज के क्रोमोसोम नंबर होते हैं 16। अब इसके साथ साथ और भी हम याद कर सकते हैं, जैसे प्याज के साथ साथ गार्लिक, लहसुन, लहसुन या लहसुन, गार्लिक का क्या होता है? इसका भी 16 होता है। 14 किसका होता है? 14 होता है मटर का, पी। ठीक है, इसका क्या होता है? 14 होता है। 18 किसका होता है? 18 होता है कैरोट का। और 20 में अगर देखने जाएं तो 20 वेजिटेबल क्रॉप में होता है, टर्निप का, सलजम। और एक मेज का भी याद कर लेना, स्वीट मेज। अच्छा, मक्के का वैसे तो 20 ही होता है, लेकिन स्वीट मेज वेजिटेबल में भी चलता है कि नहीं। तो ये हमने वेजिटेबल्स के कुछ क्रोमोसोम नंबर देखे, और इसमें जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा? तो बोले ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, रेड कलरेशन ऑफ टोमेटो, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा जा चुका है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। याद रखने का तरीका भी है कि जैसे उसका नाम क्या है, लाइकोपर्सिकान एस्कुलेंटम पुराना और सोलेनम लाइकोपर्सिकान। तो लाइकोपिन मतलब लाइकोपर्सिकान, है ना। अब जिससे इसमें सेपोनिन लिखा है, तो ये टमाटर में टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक सब्सटेंट है ये, टॉक्सिक सब्सटेंट होता है टोमेटो में। और लाइकोपिन तो लाल रंग के लिए हो गया। एलिसिन ये सल्फर कंपाउंड होता है जो गार्लिक में होता है। बचा क्या? कुरकुमिन। ये किस में होता है कुरकुमिन? ये होता है कुरकुमा लूंगा में होता है, कौन? कुरकुमिन। ठीक है। तो क्वेश्चन तो आपसे केवल यही पूछा जाता है ज्यादातर कि टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बक आई रॉट, बक आई रोट डिसीज, ये होता है बेटा टमाटर में। बक, ये इसमें मत उलझ जाना कि बक नाम लिखा है तो बोले बक आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बक नहीं आएगा, ना कोल क्रॉप आएगी। इसमें क्या आएगा? टमाटर आएगा। ठीक है, ये एक डिसीज है,
इस टाइप की दिखने वाली, जिसमें झूठी आंख जैसे दिखने लग जाता है ना, तो फंगल डिसीज है ये। इसमें टमाटर इस टाइप से कुछ हो जाता है, तो ध्यान रखना बकाई रॉट किसकी डिसीज है, टमाटर की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी शुष्क प्रतिरोधी फसल है, मतलब शुष्क प्रतिरोधी, शुष्क क्षेत्रों में भी प्रतिरोध के साथ साथ वृद्धि कर जाए, शुष्क ड्रॉट रेसिस्टेंट, ऐसी क्रॉप जो सूखे क्षेत्रों में भी वृद्धि कर जाए, ऐसी फसल कौन सी है, तो आपके सामने डायग्राम में दिखी गया होगा, स्वीट पोटैटो, है ना। इसका ट्रांसलेशन क्या कर दिया इंग्लिश में, हिंदी में मीठा आलू, है ना। बाकी सब्जियों की वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, पानी ज्यादा लगता है, इसीलिए इनकी तुलना में ये क्या है, ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप है। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू में अंकुरण को रोका जा सकता है, अंकुरण मतलब जर्मिनेशन को रोकने के लिए कौन कौन से ऐसे हार्मोन है जिनका यूज होता है। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में ABA बहुत सारे लोग देखते सही लगा देते हैं, लेकिन इसमें ना आंसर बी भी दिया है और सी भी दिया है। ऐसे क्वेश्चन या तो बाद में एक नंबर बढ़ता है या तो कैंसिल हो जाते हैं, तो इसमें ना दोनों दे दिए हैं, नेफ्थालिक एसिटिक एसिड भी दे दिया है और ABA भी दे दिया है, एब्सिसिक एसिटिक एसिड, है ना। अब इसे जैसे इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है इथिलीन, ये तो मैच्योरेशन के होता है, फल पकाने के लिए होता है। ये बुढ़ापे के लिए होता है ABA। याद रखने का तरीका क्या है, ABA में बीच में क्या दिया है, बी से बुढ़ापा। और नेफ्थालिक एसिटिक एसिड ना, ना लिखा है, इसके आगे अगर हम वी लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, वीणा। और वीणा एक लड़की का नाम है, लड़की मतलब फीमेल, तो फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर्स को बढ़ाने के लिए वेजिटेबल क्रॉप में इसका यूज होता है। एक और कॉन्सेप्ट हो गया, वेजिटेबल क्रॉप में नेफ्थालिक एसिटिक एसिड का यूज होता है, किसके लिए, फीमेल फ्लावर्स को इंक्रीज करने के लिए, मादा पुष्पों की संख्या को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये एक प्रकार का ऑक्सिन है, हार्मोन ऑक्सिन है, उसी का ये एक प्रकार होता है इंडोल एसिटिक एसिड। ये स्टेम ग्रोथ के लिए, तना वृद्धि के लिए काम करता है, ठीक है। तो इसमें अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो दोनों आएंगे, ऑप्शन बी और सी दोनों सही हैं। पता पड़े सभी पे सही का निशान लगा दिया, बोले सभी सही है, सब सही नहीं है। देख लो, अंकुरण पहले तो स्टोरेज टाइम पे कभी कभी आलू में इस टाइप से छोटे छोटे ना आंखें निकलने लग जाती है, जर्मिनेट होने लग जाता है घर पे ही। तो इनको रोकने के लिए या तो नेफ्थालिक एसिटिक एसिड का यूज हो सकता है या तो एब्सिसिक एसिटिक एसिड का यूज हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा लाल किसकी किस्म है, पूसा लाल किसी का माई का लाल नहीं, लाल पीला कुछ नहीं, ये पूसा लाल, पूसा मतलब ये न्यू दिल्ली से निकली हुई वैरायटी है। पूसा जब भी लग जाए किसी भी वैरायटी के आगे, इसका मतलब है कि वो कहां से आई है, न्यू दिल्ली से। अच्छा, इसमें पूसा का फुल फॉर्म होता है फिफ्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, है ना। सर इसका नाम क्यों इधर जोड़ दिया, जोड़ दिया भाई, उसने चंदा दिया था IARI को, तो वो जुड़ गया। तो पूसा से निकली वेराइटी को क्या बोलते हैं, पूसा लाल। ये किसकी किस्म है बेटा, प्याज की। अगला क्वेश्चन है, वेजिटेबल क्रॉप बिलोंगिंग टू कोल क्रॉप्स ग्रुप थ्राइव बेस्ट इन, सर्वोत्तम कोल समूह इनमें से कौन सा है, या फिर कोल समूह किस सीजन में आने वाली सर्वोत्तम पनपती है, मतलब कौन से सीजन में वृद्धि करता है, अल्टीमेट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है आपसे, है ना। तो हम पहले कोल वर्ड देख लेते हैं, केवल कोल ही लिख रहा हूं मैं। कोल वर्ड लेटिन लैंग्वेज का है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया कि कोल किस भाषा से लिया गया है, लेटिन भाषा से लिया गया है, और लेटिन भाषा में इसका मतलब होता है काउली, और इसी को बोलते हैं स्टॉक या स्टेम या तना, ठीक है। अब ये तो हो गया, लेकिन हम इसको याद कैसे रखेंगे, बोले कोल, कोल से हो जाएगा कूल, कूल मतलब शीत ऋतु या शीत ठंडा, ठंडे मौसम में होने वाली फसलें कोल क्रॉप हैं। ये हमने कॉन्सेप्ट बना लिया, जबकि कोल का मतलब कावली होता है, लैटिन लैंग्वेज का है, स्टेम या स्टॉक होता है। हमने क्या बना लिया, कूल या शीत। शीत का मतलब अगर हमारे यहाँ पूछा जाए तो रबी सीजन, है कि नहीं। तो रबी सीजन किधर लिखा है, जहां पे भी लिखा है ठंडे मौसम में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विच प्याज की उपज के लिए निम्न में से किस प्लांट प्लांट स्पेसिंग, पौधे के बीच का अंतर की सलाह दी जाती है। मतलब इसने क्या पूछ लिया है, क्रॉपिंग डिस्टेंस, फसल अंतरण पूछा हुआ है। फसल अंतरण दिया भी है इसने 3 का, एक दिया है नन ऑफ द वो, ठीक है।
हम इसमें तीनों को समझ लेते हैं। पहले तो प्याज का पूछा है, तो प्याज का आता है ऑप्शन नंबर सी। याद कर लेना, फिक्स रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, लेकिन फिर भी मतलब 2 4 5 सेंटीमीटर अगर आगे पीछे दे दे तो भी इसके आसपास ही देगा। जैसे 15 10 दे दे या 20 10 देगा तो भी इसी के आसपास जाएगा, ओनियन का ही होगा, ठीक है। और पहले वाला उल्टा दे दिया है, एक्चुअल में 30 45, मतलब पहले जो लिखता है ना वो रो इनटू रो होता है, मतलब कतार से कतार की दूरी। और इसके साथ में अगर इधर बाद में लिखा है पी इंटू पी, मतलब प्लांट टू प्लांट, मतलब जो बाद में डिस्टेंस लिखी वो किसकी होगी, पौधे से पौधे की दूरी होगी बेटा। भाई साहब ये लिखा रहता है, लेकिन इसने रो डिस्टेंस क्या ले लिया है, ऑप्शन ए में कम ले लिया है, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, पौधे से पौधे की दूरी ज्यादा ले ली है। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, पौधे से पौधे की दूरी तो थोड़ी बहुत लगभग पास पास में ही रहती है। तो इसको अगर हम चेंज करें ना, ये अरबी का हो जाएगा। मतलब एक तो अरबी वाला क्वेश्चन भी हमारा इसी क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया कि अरबी की क्रॉपिंग डिस्टेंस या फसल अंतरण जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 45 30 होती है। लिख दिया है 30 45, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली तो 30 10 होती है, 30 7.5। हल्दी, हल्दी टर्मरिक की ये फसल अंतरण दूरी है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें जो तीनों ऑप्शन दिए ना वो जड़ वाली फसलों की दिए, अरबी का, हल्दी का और प्याज का। भाई का बहन का सबका बदला वो वाला नहीं है, ये जड़ वाली फसलों का सबका साथ में दे दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, टेबल उद्देश्य के लिए मूली और गाजर उत्पादक के लिए स्पेसिंग की सलाह दी जाती है। फॉर टेबल पर्पस रेडिस कैरोट प्रोड्यूसिंग द रिकमेंडेशन स्पेसिंग, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया है, कौन सा, फसल अंतरण का। लेकिन इसमें जो दिया है वो क्वेश्चन किसका दिया है, पहला वाला था प्याज का, दूसरा वाले दे दिया है मूली और गाजर का। फिर से ध्यान देना, वही रूट क्रॉप आ गई, जड़ वाली फसलें हो गई है ना। तो इसमें सही दे दिया है 45 30। 45 30 किसका हो गया, अरबी का हो गया। इसमें 30 15 इनमें से कोई नहीं, तो 30 15 वापस लगभग हो जाएगा। गाजर मूली ये तो हो गया, नहीं 30 15 अगर हम देखते हैं, गाजर मूली 45 10 और 45 7.5, ये हो जाएगा कैरोट का। और ये गाजर मूली प्याज सलजम, इसका 30 10 होगा लगभग। ये अरबी के बाद ये हल्दी का हो जाएगा, इसने आगे पीछे कर दिया है 30 15 या 30 10.5, सॉरी 7.5 या 30 10 के आसपास, ठीक है। इसमें याद रखना, तीनों के याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11, कश्मीर घाटी की डल झील में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेजिटेबल गार्डनिंग, सब्जी की खेती होती है कश्मीर डल झील में, है ना। तो वहाँ पे खेती होती है फ्लोटिंग गार्डन, तैरती हुई खेती होती है। मतलब वहाँ पे क्या है कि डल झील के ऊपर ना ऐसी एक टाइफा ग्रास होती है, वो क्या इतनी ग्रो कर गई है, टाइफा घास, वो इतनी ग्रो कर गई है कि जमीन से ऊपर जो पानी बहता है ना उसके ऊपर घास पूरी बिछ गई है। तो उसमें क्या करते हैं कि सब्जियों की खेती करते हैं, तैरती हुई खेती बोलते हैं उसको, स्पेशल डल झील में होती है। इसको फ्लोटिंग गार्डन भी कहते हैं। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है पानी में खेती करना, या पानी से हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लोटिंग गार्डनिंग में घास के ऊपर, घास क्या है तैर रही है जमीन, वो पानी के ऊपर सॉरी, तो उस पे खेती हो रही है। इसीलिए टाइफा ग्रास के ऊपर होने वाली खेती को कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये हाइड्रोपोनिक्स वाली खेती है, पानी में खेती नहीं हो रही है ना, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अच्छा ये डायग्राम में दिख रहा है, ये डल झील का ही डायग्राम दिखा रहा है आपको कि ये टाइफा ग्रास है, इसके ऊपर वेजिटेबल फार्मिंग का काम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग गार्डनिंग। अगला क्वेश्चन है, भंडारण के दौरान प्याज में अंकुरण। अच्छा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जैसे टमाटर वाला लाइकोपीन हो गया, भंडारण वाला मेलिक हाइड्राजाइड, एब्सिसिक एसिटिक एसिड, है ना। ये 2 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। अभी फिर से रिपीट हो गया है कि प्याज में अंकुरण को रोकने के लिए निम्न में से किस हार्मोन का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखना मेलिक हाइड्राजाइड है, ठीक है, मेलिक हाइड्रोजाइड का यूज किया जाता है। देखो प्याज में जो अंकुरण घर रखे रखे स्टोरेज के टाइम पे कुछ इस तरीके से ना उसमें से जर्मिनेट होने लग जाता है, तो उसको रोकने के लिए किसका यूज होता है, एमएच का यूज होता है, शॉर्ट फॉर्म में एमएच, फुल फॉर्म बोले तो मेलिक हाइड्रोजाइड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन बंद गोभी की एक अगेती किस्म है,
प्रारंभिक विविधता, ठीक है। अगेती किस्म पूछा है, सीधी सीधी बात है। अगेती किस्म इसमें से एक ही दी है, बाकी भी किस्में किसकी है, बंद गोभी मतलब पत्ता गोभी की ही है, लेकिन आंसर तो एक ही आएगा, प्राइड ऑफ इंडिया। आपको कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए अर्ली दे दिया है, अर्ली ड्रम हेड, लेकिन ये आंसर नहीं है, प्राइड ऑफ इंडिया है ना। अगला क्वेश्चन है, कितने तापमान पर आलू कंद का उत्पादन पूरी तरह से बंद हो जाता है, मतलब कंप्लीटली ऐसा कौन सा टेम्परेचर हो जाए दिन और रात का मिला के कि अब तो भाई आलू बनना ही बंद हो गया। तो सबसे पहले आलू के लिए दिन में जो तापमान चाहिए ना, दिन का लगभग मैक्सिमम अधिकतम कितना चाहिए, तो बोले कि 35 डिग्री सेल्सियस। इससे अगर ज्यादा हो गया तो फिर आलू बनना बंद हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम ये हो गया। इससे नीचे रहेगा, फॉर्मेशन होता रहेगा। ये दिन की बात हो गई। रात की बात करें तो लगभग अधिकतम कितने तक, तो बोले 20 डिग्री सेल्सियस। इससे ज्यादा होने पे बोले बंद, काम ही बंद हो जाएगा, है ना, ट्यूबर फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें उसने ना दिन दिया है ना रात दिया है, उसने केवल दिया है कितने तापमान पर आलू के उत्पादन या आलू कंद जो फॉर्मेशन है वो बंद हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का आंसर आएगा 30 डिग्री सेल्सियस, फिक्स है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये आगे पीछे नहीं करना है, आंसर जो दिया है यही फिक्स है। दिन का पूछेगा तो 35 आ जाएगा, रात का पूछेगा तो 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टोमेटो फ्रूट क्रैक ड्यू टू, मतलब जो टमाटर के फलों का फटना या दरारें आने का कारण क्या है। तो क्वेश्चन के बेस पे देखें तो इसमें ऑप्शन में दिया है प्रतिबंधित पानी, नहीं बिल्कुल नहीं। अधिक पानी डालना, ये भी नहीं। अपर्याप्त पानी, इसमें ये वाला आंसर ज्यादा सही है। अकाल की अवधि के बाद, मतलब आपने बहुत दिन तक तो पानी नहीं दिया खेत में, या तो फिर आपके पास पानी नहीं था, फिर क्या किया, बाद में भारी मात्रा में आपने पानी डाल दिया, तो पहले तो बहुत दिन तक सूखा रहा, सूखा रहा, फिर उसके तुरंत अब एकदम से पानी आ गया, तो बोले कि इतना पानी डाल दिया कि पूरे खेत में पानी पानी हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फलों के फटने का चांस ज्यादा रहता है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन क्या होता, बोरान की कमी। बोरान की कमी से भी क्या होता है, फलों का फटना होता है। अच्छा, इसमें एक कॉमन कॉन्सेप्ट और है, सभी फलों के फटने का कारण, सभी फलों का फटना, तो क्या आएगा बेटा, बोरान की कमी। किंतु एक्सेप्शन, अपवाद, अपवाद क्या है, सेब, सेब का फटना, ये क्या आ जाएगा, कैल्शियम की कमी। ज्यादातर क्वेश्चन पहले टमाटर का पूछा जाता था, लेकिन अभी क्या अपवाद में भी चले जाता है कभी कभी, तो अगर ये भी पूछ ले तो ये याद रखना, सेब का फटना कैल्शियम की कमी से, लेकिन फलों का फटना पूछे कोई सा भी फल हो तो बोरान की डिफिशियंसी। अगला अच्छा, ये बोरान का फटना दिखा दिया है भाई साहब, सॉरी बोरान का फटना नहीं, टमाटर का फटना किसकी कमी से, बोरान की कमी से। ऑप्शन में क्या दिया था कि अकाल पड़ने के बाद में भारी मात्रा में पानी दे देना। अगला क्वेश्चन है, द बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ ट्रॉपिकल कैरोट। ट्रॉपिकल मतलब कि साउथ इंडिया की बात कर रहा है वो, मैदानी क्षेत्र की बात कर रहा है। इन द प्लेन्स, इधर लिखा है मैदानी इलाकों में उष्ण कटिबंधीय गाजर उगाने का सबसे अच्छा समय क्या है। मैदानी क्षेत्र बोलो, उष्ण कटिबंधीय बोलो, ट्रॉपिकल बोलो। तो पहले तो एक क्वेश्चन अपन जो ज्यादातर पूछा जाता है, कैरोट, पहले ही ऑप्शन में, पहले क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया था गुणसूत्र क्या होता है, 18। इसका बोटनिकल नेम भी याद करना है, डेकस कैरोटा, ये भी पूछा जाता है। और इसके बाद जो पूछा हुआ है इसमें, इसका बुआई का समय, तो बुआई का समय पहले तो ये एक और क्वेश्चन, लॉन्ग डे प्लांट है ये। अब लॉन्ग डे प्लांट है मतलब रबी सीजन में लगाते हैं, सीधे इससे ही हमको समझ में आ रहा है कि लॉन्ग डे प्लांट है मतलब कौन से सीजन का है, रबी सीजन का है। रबी सीजन मतलब शीत ऋतु वाला, ठंडे मौसम का है। तो लगाने का समय क्या होगा, दिसंबर थोड़ी ना होगा, अक्टूबर होना चाहिए। अक्टूबर नहीं दिया है, क्या दिया है, अगस्त से सितंबर। अगस्त से सितंबर ज्यादा सही है, नवंबर दिसंबर तक तो काम निपट जाएगा। जून जुलाई नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा, मतलब बचा क्या, ए। मध्य अगस्त से सितंबर के शुरुआत तक लगाते हैं, तब तक वो रबी सीजन में आसानी से ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इसके कुछ बातें थी जो मैंने आपको बता दी, जैसे गुणसूत्र पूछा जाता है, वानस्पतिक नाम हो गया, लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट की जगह इस मतलब पिछली बार जो क्वेश्चन बना था उसमें कायम बना था, रबी सीजन पे बना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेटो इज नेटिव। अच्छा, एक आध क्वेश्चन
सरल ऐसे भी मिलते हैं, जैसे ये अभी आपके सामने है, आलू का उत्पत्ति स्थान। जरूरी नहीं है आपसे अगली बार आलू का ही पूछा जाए, कोई सा भी पूछा जा सकता है, सरल क्वेश्चन है। पोटैटो, पी फॉर पोटैटो, पी फॉर पेरू, लेकिन पेरू नहीं दिया है ऑप्शन में, तो पेरू किधर आता है, दक्षिण अमेरिका में आता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, फूल गोभी में विफ्टेल का कारण होता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं डालेगा तो फिर पीएटी का मजा ही नहीं रहेगा। मतलब ऐसे दो चार क्वेश्चन तो सरल मिलते ही मिलते हैं। जैसे ये सभी बच्चों को याद होगा कि विफ्टेल किसकी कमी से होता है, तो बोरॉन की कमी से होता है। अच्छा, बोरॉन की कमी से बिल्कुल नहीं, मोलिब्डेनम। याद रखने का तरीका क्या है, तो इंग्लिश में लिखेंगे वीप टेल, मैंने वीप लिखा है, टेल छोड़ दिया, पूंछ बनाना उससे अच्छा है ये, डब्ल्यू और इधर आ जाएगा एम। तो देखो W का उल्टा जस्ट क्या होता है, बोले M होता है। तो इसमें कुछ और भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, उनमें से एक का नाम है विप्टेल। तो विप्टेल जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। इधर M है, तो M का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, W। चलो आगे कुछ और डिसऑर्डर है वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम दिख रहा है, इसमें क्या होता है कि जो सिरा विन्यास है या फिर जो सिरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फूल बनता नहीं है ना, विप्टेल डिसीज हो जाएगा, तो बोले मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी से हो जाएगा। अगला है बटनिंग, ये है बटनिंग। बटनिंग नाइट्रोजन की कमी से होता है, ये डायग्राम में जिस तरीके से दिख रहा है छितरे छितरे वाला, है ना। इधर आ गया ब्राउनिंग, ब्राउनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है बोरॉन डिफिशियंसी के कारण होगा। होलोस्टेम, होलो हेलोस्टेम लिख देता हूं, होलोस्टेम, इसमें क्या होता है, बोरॉन डिफिशियंसी और एक्सेस में नाइट्रोजन हो जाना या एक्सेस में नाइट्रोजन दे देना, इसके कारण भी होता है। ये दिख ही रहा होगा, बीच में जो बीच वाला भाग होता है ना, ये खुला खुला खोखला तनाव टाइप का बन जाता है, हेलोस्टेम हो जाता है। ये ब्राउन कलर का दिख रहा है इसीलिए ब्राउनिंग हो गया। ठीक है, ये चार फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे, इनमें सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो विप्टेल पूछा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पोलिनेशन ऑफ रेडिस, मूली में जो परागण होता है वो किसके कारण होता है, तो मधुमक्खी के कारण होता है। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे कि जल्दी जल्दी में देखे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे शहद की मक्खी, ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। ऐसी कंडीशन में अगर मैं होता तो मैं यही लगा के आगे बढ़ता, लेकिन ऐसे क्वेश्चन या तो कैंसिल होते हैं या तो फिर एक नंबर सभी को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा भाई साहब, ये मूली का क्या फूल है गुलाब का, और बैठ गया है भौरा। अब कुछ भी कर सकता है, देख लो तुम्हारे हिसाब से क्या करेगा, परागण करेगा, इससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ करेगा। निम्नलिखित में से किसने बैगन के हेट्रोसिस का अध्ययन किया है। पहली बात तो हेट्रोसिस होता क्या है, अध्ययन करने वाले की बाद में बात करेंगे। हेट्रोसिस का मतलब होता है कि जो अपने पेतरक मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, माता व पिता से गुणों में, साइज हो गया, शेप हो गया, है ना, कैरेक्टर्स हो गए, जो भी हो गए, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स एक साथ लिख दिए, जो माता पिता जिनके भी साइज शेप कैरेक्टर जो भी होंगे उनसे ज्यादा अच्छा होगा जो पहली पीढ़ी आएगी, वो F1 कैरेक्टर वाली ना, हेट्रोसिस मतलब ये बेटर है उनसे। किन से, बोले F1 पीढ़ी बेटर है माता और पिता दोनों से। ऐसी कंडीशन को देखने वाला व्यक्ति कौन था, अच्छा तीनों वैज्ञानिकों के नाम लिख दिए, तोमर साहब भी थे, एन बसु राजा भी था, और H.S. सिंह, T.S. केदार, एटेल मतलब पहला नाम लिख दो B.S. तोमर और इसके साथ में लिख देते हैं एटेल, मतलब बाकी सब लोग भी थे, है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एट ऑल बोलते हैं बहुत सारे लोग, एटेल हो गया मतलब सभी लोग थे, तो उपरोक्त तो सभी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, मान लो ये कोई सा भी है, माता मान लो पिता मान लो, और ये X2 मान लो, है ना, ये अपनी क्या हो गई, F1 जनरेशन हो गई। तो देखो यहाँ पे बैगन का साइज बहुत छोटा है, माता मान लो, मानने में क्या जा रहा है, 10th तक इतनी मैथ्स करिए, बोले माना कि ऐसा होता है वैसा होता है, तो माना कि ये माता है जिसकी हाइट बहुत दिक्कत वाली है, इधर मान लो कि ये क्या है, पिताजी हैं, हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन पतले पतले से हैं। अभी इन दोनों का क्रॉस हुआ तो जो
क्रॉस होने के बाद जो बच्चा या हेट्रोसिस बना है, F1 जनरेशन आई है, वो दोनों से अलग, एकदम डिफरेंट, हाइट भी ज्यादा अच्छी है और हेल्थ भी बहुत अच्छी है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेट्रोसिस, है ना। हेट्रोसिस के एग्जांपल क्रॉप में भी देखने को मिलते हैं, जैसे मक्का, मक्के में भी देखने को मिल सकता है, बैगन में भी हेट्रोसिस देखने को मिला, तो ये किसने दिया था, बी एच तोमर एटल ने। अगला क्वेश्चन है आपका, आलू ग्रीनिंग हरापन के परिणाम है। ग्रीनिंग होता है सोलेनिन के कारण, है ना, और सोलेनिन सबसे ज्यादा आलू में ही देखने को मिलता है, सोलेनेसी फैमिली का है सोलेनिन, याद रखना। ये हरापन का जिम्मेदार होता है, किसमें, आलू में। और इसकी मात्रा वैसे पूछी नहीं जाती है, 5 mg/100 ग्राम होती है, 100 g, 100 ग्राम में कितना, 5 मिलीग्राम तक होता है, इससे ज्यादा होने पे दिक्कत खड़ी हो जाती है, इतना तो ठीक है। तो ये हरा होता क्यों है, बोले कि वो जमीन में ऊपर खुला रह जाता है ना, तो इस कारण हो जाता है, इसीलिए उसमें मिट्टी चढ़ाई जाती है। इसमें आ जाएगा पोषण की गुणवत्ता में कमी, ना रोग प्रतिरोधक वृद्धि होती है, रोग तो बढ़ेगा, रोग प्रतिरोधक में कमी, और पोषण गुणवत्ता में वृद्धि, बिल्कुल वृद्धि नहीं होगी। इधर रोग की बात ही नहीं हो रही है, सोलेनिन की बात हो रही है, सोलेनिन अधिक हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पोषण की गुणवत्ता में कमी हो जाएगी। ये देख लो, कभी आलू इस तरीके से हरा होता है ना, कोई खरीदता ही नहीं है उसको, बोले ये सोलेनिन बढ़ गया है, नहीं पता होता तो भी नहीं खरीदते हैं, बोले हरा आलू नहीं खरीदना है, बोले जहरीलापन है इसमें। अगला, अगला क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियां विटामिनों व खनिजों से समृद्ध स्रोत होते हैं और इसीलिए उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जब विटामिन भी होगा, खनिज भी होगा, तो ये क्या करेंगे, बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे, घटाएंगे थोड़ी ना, तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड या फिर संरक्षक खाद्य। किधर लिखा है, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेक्टिव फूड हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गाजर एक परागण सब्जी है, कैरोट इज अ पोलिनेटेड वेजिटेबल, तो कैरोट क्या है, क्रॉस पोलिनेटेड है। याद रखने का तरीका, बार बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखो कैरोट ऐसे लिखते हैं, इसने आर इस टाइप से बनाया, हम इस टाइप से बनाएंगे, ये क्रॉस जैसा लग रहा है मुझे, ये क्रॉस पोलिनेटेड हो गई है, मतलब ऐसे तो बहुत सारी क्रॉप हैं क्रॉस पोलिनेटेड, सेल्फ पोलिनेटेड, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, लेकिन कैरोट का क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, तो इसीलिए ऐसे कर लो कि कैरोट में डबल आ रहा है, बोले क्रॉस पोलिनेटेड है। अगला, अच्छा इसके फ्लावर्स दे दिए हैं कैरोट के, ठीक है। अच्छा कौन करता है, बोले मधुमक्खी करती है। अगला, अगला क्वेश्चन, वह सब्जी जो प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है, ऐसी कौन सी सब्जी है जो प्राकृतिक नेचुरल अम्लीय होती है, तो बाकी सब्जियां क्या होती है, क्षारीय होती है, पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था, तो बचा कौन अम्लीय, टमाटर। अगला क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स आर रिच इन, वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा मुख्य कौन होता है, तो खनिज होता है। देखो इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है, फैट कितना होता है, अगर क्वेश्चन पूछे तो 0.1% के आसपास होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग क्या सब्जियों को यूज करते हैं। तेल की मात्रा भी कम होगी, प्रोटीन भी कम होगा, सबसे ज्यादा कौन होगा, मिनरल्स होंगे या खनिज बोल दो। अगला क्वेश्चन है आपका, सब्जियां प्रकृति में होती है, ये तीसरी बार क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को हमने समझा था कि सभी सब्जियों की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, लेकिन एक्सेप्शन क्या था, तो रुबाब था और टमाटर था। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि सामान्यतः सभी सब्जियों की प्रकृति होती है तो क्षारीय होती है, अच्छा लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट अलग भी चलता है कि वेजिटेबल्स का नेचर अल्कलाइन होता है, जो वेजिटेबल्स का नेचर है वो कैसा है, अल्कलाइन है, या सेलाइन बोल दो, है तो 7 pH से ऊपर, लेकिन वेजिटेबल्स की जो कल्टीवेशन, खेती का काम होता है, कल्टीवेशन होता है, खेती होती है, वो हल्की अम्लीय मृदाओं में होता है। ऐसा नेचर है इसका कि भाई वेजिटेबल्स का नेचर तो क्षारीय होता है, लेकिन खेती अम्लीय प्रकृति की मृदाओं में होता है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गहरी जड़ वाली या डीप रोटेट क्रॉप है, तो पहली बात तो यहाँ पे रोटेड, डीप रोटेट क्रॉप पूछा है, जड़ वाली पूछा है, तो जड़ गहराई तक जाने वाली पूछा है, जड़ वाली फसल नहीं पूछा है। सबसे ज्यादा दिक्कत रहती है लोगों को कि गहरी जड़ वाली नहीं देखते हैं, जड़ वाली फसल देखते हैं, तो बोले जड़ जड़ वाली कौन सी है, बोले बंद गोभी तो नहीं आएगा, प्याज, अरे हाँ जड़, बोले प्याज ही है। अच्छा कोई कोई का दिमाग अगर चल गया, बोले लहसुन, लहसुन भी तो जमीन के अंदर ही होता है, बोले जड़ी तो है, तो ये लगा दिया। लेकिन उसने क्या पूछा है, गहरी जड़ वाली फसल कौन सी है, ये थोड़ी ना इतना ज्यादा गहरे होते हैं कि बड़ी उसको निकालने में बहुत ज्यादा समस्या होगी। गहरी जड़ वाली कौन सी होगी, टमाटर, ये दोनों नहीं है। तो ध्यान रखना, उसने गहरी जड़ वाली पूछा है, जड़ वाली फसल नहीं पूछा है। क्वेश्चन,
अगला है पत्तेदार सब्जियां मुख्य रूप से खालिस्तान के दौरान उगाई जाती है। पत्तेदार सब्जियों को बारिश के टाइम में ज्यादा वृद्धि नहीं करवाते हैं, मतलब उगाते ही नहीं है, और गर्मी के टाइम पे तो उगा नहीं सकेंगे। बचा कौन सा सीजन, तो बोले शीत ऋतु वाला। सरल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूली का एक प्रमुख रोग है। अच्छा क्वेश्चन है। इसको ऐसे पूछता था पहले कि क्रूसीफेरी परिवार का मुख्य रोग है। अभी क्वेश्चन बदल दिया, क्रूसीफेरी परिवार का नहीं पूछा उसने, सीधा किसका पूछ लिया, मूली का पूछ लिया। रेडिस सब्जी से पूछा तो बोले कि मूली भी तो क्रूसीफेरी परिवार की है, तो यहां से पूछ लेता हूं। तो उसने क्रूसीफेरी परिवार का पूछा, और इसका सबसे ज्यादा खतरनाक रोग है व्हाइट रस्ट, है ना, एल्बिगो कैंडिडा वाला। याद रखना है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन पहले था क्रूसीफेरी परिवार का मुख्य रोग कौन सा होता है, अब उसने चेंज कर दिया, मूली का पूछ लिया। तो क्रूसीफेरी परिवार में ही कौन आती है, बोले मूली आती है। चलो अगला क्वेश्चन है, भंडारण के दौरान शल्ककंदों में अंकुरण को रोकने के लिए, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। अब तो आपको पता चल गया होगा इसमें से क्या लगाएंगे, मेलिक हाइड्रोजाइड। अगला क्वेश्चन, शाक वाटिका में पलवार, शाक वाटिका मतलब किचन गार्डन है ना, और उसमें पलवार की बात कर रहा है, मतलब मल्चिंग की बात कर रहा है। इधर दिया होगा मल्च, मल्च विल हेल्प इन द किचन गार्डन। मल्च क्या हेल्प करता है, तो मल्चिंग मतलब जमीन के ऊपर ना पलवार बिछा दिया आपने, कोई भी रेसिडुअल मटेरियल लिया और उसको बढ़िया गार्डन के ऊपर बिछा दिया है, किचन गार्डन के ऊपर। तो ये क्या काम करेगा, एक तो खरपतवारों का नियंत्रण भी करेगा, बाकी क्रॉप की जगह छोड़ दी, बाकी सब जगह क्या हो गया, पलवार बिछी हुई है, तो एक तो खरपतवार नहीं वृद्धि करेंगे, ये भी सही है। केवल नमी को संरक्षित करेगा, नमी को केवल नहीं, नमी को भी संरक्षित करेगा, खरपतवार नियंत्रण, नमी भी बचाएगा, मिट्टी में पोषक तत्व मिलाने का काम, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी दिए ही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आलू की प्रारंभिक अवधि की किस्म है। प्रारंभिक अवधि मतलब जल्दी, अगेती किस्में बोल सकते हैं। तो मैं आपको इसमें कितनी दी है, कुफरी जवाहर, कुफरी अशोक, कुफरी चंद, मैं आपको चारों बता देता हूँ अगेती किस्में। अगेती किस्में वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन जो फेमस किस्में हैं इसकी, अ, उसमें ना चार हैं। एक तो तीन तो लिख दी है, अशोक, चंद्रमुखी और जवाहर। अब अगेती का मतलब जल्दी भी होता है, जल्दी पकने वाली किस्में भी बोल सकते हैं। तो अशोक और चंद्रमुखी, अशोक, सर कुफरी क्यों नहीं लगा रहे हो, कुफरी तो आलू की कोई सी भी किस्म हो आना ही है। अशोक व चंद्रमुखी, इसके बाद लवकार, लवकार। अच्छा ऐसा मत कर लेना कि अशोक और चंद्रमुखी के बीच में लव हो गया, कुछ भी नहीं तो बना लेना। वो कौन सी है, जवाहर। अच्छा, आगे जवाहर भी है, तो तुम्हारा दिमाग तो कुछ भी चल सकता है। बोले अशोक और चंद्रमुखी के बीच में लव हो गया तो जवाहर जल्दी आ गया, और कुफरी तो आना ही है। तो बोले कुफरी क्या है, तो बोले कि जहां पर भी कुफरी आता है वो किसकी वेराइटी हो जाती है, तो बोले आलूक हो जाती है। अच्छा ये थी नहीं इसमें, इसीलिए मैंने बता दिया, बाकी तो आप ट्रिक कुछ भी कॉन्सेप्ट बना सकते हो। इसमें ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है। अच्छा, आलू का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कुफरी, निम्नलिखित कुफरी का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बता देता हूँ, CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना, दो आलू बिठा दो हो गई, ये हो गए दो आलू बिठा दिए 1948 में। कहां पर है, कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश। बेहती हवासा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो, बोले शिमला चले गया, वो 3 इडियट वाला शिमला मनाली। चलो अगला क्वेश्चन, जीवाणु म्लानी बैक्टीरियल विल्ट किधर गया, बैक्टीरियल, अच्छा क्वेश्चन, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। जीवाणु म्लानी प्रतिरोधक के लिए बैगन की कौन सी कलम बंधन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श प्रकंद या रूट स्टॉक होगा। रूट स्टॉक क्या होता है, समझने की कोशिश करो। रूट मतलब जड़, ऊपर का कुछ थोड़ा भाग तने का, ये हो गया स्टॉक, ये हो गया रूट, इसी को बोलते हैं रूट स्टॉक। इसका यूज करते हैं काय के लिए, तो बोले कि वो डिसीज रेसिस्टेंट है या बहुत फर्टाइल वेराइटी वाला है, तो इसीलिए रूट स्टॉक अलग अलग
यूज करते हैं। इसमें काय के लिए कर रहे हैं, तो जीवाणु मिलाने के लिए, बैक्टीरियल विल्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाए तो सरल तरीके से बना के देता है। जैसे अब इसमें एक तो नाम दिया है सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ये टमाटर का हो गया। सोलेनम ट्यूबरेसम ये आलू को हो गया, मतलब ये दोनों नहीं आएंगे, ये तो नाम ही किसी फसल के हो गए ना, वैज्ञानिक सॉरी वानस्पतिक नाम ही हो गए। तो बचा क्या, सोलेनम मेलन गेना मेलोगेना, और एक बचा है सोलेनम टोरवम। तो ये किसका नाम है, बैगन का ही नाम हो गया। ये किसका नाम हो गया, बैगन का। और बैगन के प्रतिरोध कलम यूज करना है, तो बैगन के प्रतिरोध बैगन का थोड़ी ना करेंगे, जो नया ऑप्शन होगा वही लगाएंगे, सोलेनम टोरवम, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। सोलेनम टोरवम भी एक जंगली प्रजाति टाइप का ही बैगन होता है, लेकिन खाने के काम में नहीं लेते हैं। अगर आप सर्च करोगे तो इस टाइप से दिखाई देगा, देखो ये है सोलेनम टोरवम, है ना। तो इसका रूट स्टॉक यूज किया था बैगन में, और इसके तने से बैगन का पौधा बनाने का काम किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, भिंडी में सर्कोस्पोरा पर्ण चित्ती के प्रबंधन के लिए जैव नियंत्रक का उपयोग किया जाता है। ये पहली बात तो सर्कोफोरा एक डिसीज होती है, लीफ स्पॉट डिसीज है ये। सर्कोस्पोरा अरेचिडी कोला भी होता है, सर्कोफोरा लीफ स्पॉट डिसीज है ये। इसको कंट्रोल करने के लिए एक बैक्टीरिया का उपयोग किया गया। देखो इसमें ना पत्तियों के ऊपर ऐसे पर्ण चित्तीदार लिखा ही है, तो चित्तीदार मतलब चकते बन जाते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए इस टाइप के बैक्टीरिया का उपयोग किया गया, और इसका नाम है स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। याद रखना है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है, मतलब इस क्वेश्चन का मैं कुछ भी नहीं कर सकता कि इसमें और कुछ टेक्निक लगे। मतलब ऐसी बीमारी को रोकने के लिए जैव नियंत्रण में किसका यूज किया गया, तो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन आपने वीड साइंस में भी पढ़ा होगा कि जैव नियंत्रण किया जाता है किसके लिए, तो बोले खरपतवार नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन है, कर्ड इज द एडिबल पोर्शन ऑफ कर्ड। ये दही लिख के दे दिया है, कर्ड ही होता है वो। कर्ड किसका खाने वाला भाग है, तो बोले दूध का खाने वाला भाग है। दूध को जमा दिया थोड़े दिन तक, फिर उसके बाद वो वाला नहीं है बेटा, ये गोभी वाला भाग है। कॉलीफ्लावर किधर लिखा है, याद रखने का तरीका क्या है, तो बोले कॉलीफ्लावर में ना CU आ रहा है, बोले ऐसे याद रखेंगे। केबेज का नहीं आएगा, केबेज पत्ता गोभी बंद गोभी ऐसे हेड जैसे गोला दिखता है, तो उसका खाने वाला भाग क्या कहलाता है, हेड, याद रखना। अच्छा, एग प्लांट किसको बोलते हैं, तो बोले बैगन को बोलते हैं। बैगन को एग प्लांट क्यों बोलते हैं, तो बोले अंग्रेजों ने ना पहली बार ऐसे देखा था, अंडा लटका हुआ है जैसे पौधे पे, इसीलिए उसको एग प्लांट बोल दिया। अच्छा ऐसा। अच्छा, इसका ओरिजिन प्लेस ही भारत है, मतलब उत्पत्ति स्थान भारत है, तो भारत में ही देखा होगा, बाहर के लोगों ने पहली बार देखा। तो ये ब्रिटिश वाले जो लोग आए थे उन्होंने देखा इसको पहली बार, बोले अंडा लटक रहा है पेड़ पे, तो बोले एक प्लांट है। अच्छा, वैसे टमाटर का नाम भी रखा था हमने, विलायती बैगन। हमने इसको क्या बोल दिया था, विलायती बैगन। क्यों बोल दिया था, तो बोले कि हमने भी पहली बार देखा, ये बाहर का है, तो बोले हमने भी इसका नाम रख दिया। बोले ये बैगन जैसा ही होता है लेकिन बाहर का, इसीलिए इसका कलर चेंज हो गया, है ना। अभी तो उसने खाने वाला भाग पूछा है, तो ये भी खाने वाला भाग फल होगा, इसका भी फल होगा, और टमाटर भी क्या है, फल है, खाने वाला भाग, है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कोल क्रॉप बिलोंग टू फैमिली। तो पहले तो कोल क्रॉप, अच्छा इसमें थोड़ा गलत लिख दिया है, कोल क्रॉप कोई बात नहीं। कोल फसलें किस कुल से संबंधित है, तो क्रूसीफेरी कुल से संबंधित है कोल क्रॉप्स। और ये क्वेश्चन मैं समझा चुका हूँ, शीत ऋतु में इनका काम होता है। कोल से हमने कुल बना लिया था, किधर है आंसर। अच्छा, क्रूसीफेरी का दूसरा नाम ब्रेसिकेसी है, ये भी याद रखना है। अब सारा काम तो याद ही रखने का है। सोलानेसी नहीं होता है, सोलेनेसी होता है ना। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि सोलेनेसी परिवार में कौन कौन सी सब्जियां आती है। कुकुरबिटेसी, गार्ड क्रॉप, पोएसी अनाज वाली फसलों को कहते हैं, अनाज वाली फसलों का परिवार है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल कोल फसल से संबंधित है। देखो कोल क्रॉप वाले लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हो गए हैं, आपको ध्यान रखना है। क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, शीत ऋतु वाला, खाने वाला भाग, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। गुणसूत्र, क्रूसीफेरी परिवार के सभी सदस्यों का गुणसूत्र कितना होता है, ये भी पूछा जा सकता है। या ब्रेसिकेसी का 18। क्रूसीफेरी परिवार के लगभग सभी सदस्यों का गुणसूत्र 18 होता है। दो एक अपवाद है, उनको छोड़ के, अपवाद में बता ही नहीं रहा अभी, टर्निप है और एक चाइनीज कैबेज है वो वाला। निम्नलिखित में से कौन सी फसल कोल फसल से संबंधित है, तो भाई साहब फूल गोभी है। कोल फसल मतलब कॉलीफ्लावर, केबेज और तुम्हारा नॉलखोल, है ना। बाकी ये मटर तो बोले कोल क्रॉप नहीं है।
लेग्यूमिनेसी परिवार में बैगन, बैगन बेचती है कौन? बसंती, बसंती कौन सी पिक्चर वाली? शोले, तो बोले सोलेनेसी का है। टमाटर भी बेच दिए तो बोले सोलेनेसी का है। अगला क्वेश्चन है आपका, मूली की बीज दर मोस्ट आईएमपी 9 से 12 किलोग्राम, कहीं पे भी दिखे 9 से 12 किलोग्राम, सर दिए ही नहीं है 9 से 12, तो 8 से 10 के बीच में 9 आ रहा है, बोले 10 भी तो आ रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 10 याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कैरोटीनॉइड्स, मतलब कैरोटीनॉइड्स या कैरोटीन सबसे ज्यादा कौन सी फसल में इनमें से होता है? तो जो कैरोट शब्द है ना, इसी से कैरोटीन बना है, और सबसे ज्यादा कैरोटीनॉइड्स किस में होगा? कैरोट में होगा, गाजर में होगा, कैरोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और ठीक है, विटामिन ए का प्रीकर्सर है, वो बात की बात है। निम्नलिखित में से किस सब्जी की खेती गर्म मौसम में की जा सकती है? गर्म मौसम मतलब कि वेदर इसको हीट वाला चाहिए, ठीक है, गर्म मौसम में की जा सकती है, तो पत्ता गोभी तो ठंड वाला हो गया, आलू भी ठंड वाला हो गया, गार्डन मटर बोल रहा है स्पेशल, मतलब ये शीत ऋतु वाला हो गया, बचा क्या? बैगन, आंसर आ जाएगा बैगन। अगला क्वेश्चन है आपका, सोलेनम ट्यूबरोसम किसका नाम है? बोटनिकल नेम। सरल क्वेश्चन एक आध तो हर साल पूछता है, एक आध सरल क्वेश्चन, दो चार सरल क्वेश्चन पूछता है, ताकि जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा उसको भी लगे कि अगर मैं थोड़ा सा पढ़ाई कर लेता मेरा सिलेक्शन पक्का है, वो इसीलिए ऐसे सरल क्वेश्चन भी दे देता है। सोलेनम ट्यूबरोसम आपको पता है किसका नाम है? बोले आलू का नाम है। अच्छा, इसका एक और सरल क्वेश्चन पूछ सकता है, बोले गुणसूत्र कितना होता है? बोले 2 आलू बिठा दो, आगे 4। अगला अगला क्वेश्चन है, बिट्स, रूटबग्गास, अच्छा, और कसावा, सलजम, कभी कभी अतिरिक्त आलू निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हुए हैं? स्ट्रॉ, सिलेज, सूखी घास। सरल क्वेश्चन है, उसने ये पूछ लिया कि ये जमीन के अंदर जितनी भी फसलें होती है ना, ये कभी कभी आलू, ये किस फसल से संबंधित है या किस नाम से संबंधित है? तो रूट फसल के नाम से संबंधित है, जड़ वाली फसलें हैं, नीचे होती है जमीन के अंदर, और क्या। अगला क्वेश्चन है, गाजर का वानस्पतिक नाम, मैंने पहले ही बता दिया, गाजर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी गुणसूत्र पूछ लिया, कभी परिवार पूछ लिया, है ना। और अभी तो यही पूछा है, तो ब्रेसिका रापा सलजम का नाम है, ये नहीं आएगा। डेकस केरोटा गाजर का नाम है। कैप्सिकम एनम मिर्ची का नाम है, ये नहीं आएगा। रेफिनस सटाइवम मूली का नाम है। पूछा क्या है? गाजर, तो गाजर का नाम हमने बता दिया है, क्या है? तो डेकस केरोटा, केरोटा हो गया। पूसा केसर, पूसा केसर किसकी किस्म है? सीधा क्वेश्चन है, याद रखना, गाजर की किस्म है। टमाटर, बैगन इधर किसी की नहीं है, पूसा केसर किसकी है? गाजर की किस्म है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चित्र में दिख रहा होगा कहीं पर, कहाँ पर है? तो चित्र में दिख रहा है वाराणसी, याद रखना, है ना, कि सब्जी हमारे देश का जो इंडियन वाला है वो कहाँ पर है? इंडियन वेजिटेबल वाला, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अगला, मिर्च में तीखापन होने के कारण कैप्सेसिन, कहीं पे भी दिखे लगा दो, कैप्सेसिन। याद रखने का तरीका, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पूछता है कि लाल रंग, मिर्ची का लाल रंग किसके कारण होता है? कैप्सेथीन के कारण होता है, कैप्सेथीन। और एक पूछता है कैप्सेसिन। तो देखो, जब मिर्ची खाते हैं ना तो सी सी करते हैं, तो ये वाला आ गया कैप्सेसिन, मतलब ये तीखापन। तो तीखापन का पूछा है, जरूरी नहीं है कि अगली बार भी तीखापन का ही आपसे पूछ ले, हो सकता है लाल रंग का पूछ ले, ठीक नहीं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन प्रतिदिन व्यक्ति को कितने ग्राम फल की आवश्यकता होती है? मतलब खाने की होती है, आवश्यकता मतलब रखने की नहीं है, खाने की होती है। तो आईसीएमआर कहता है लगभग 92 ग्राम या 100 ग्राम के आसपास खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए, रोज खाना चाहिए। अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है तो रोज कितने ग्राम? 100 ग्राम के आसपास प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को खाना चाहिए। ये जो 300 ग्राम लिखा है ना, ये सब्जी का लिखा है, सब्जी। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी ग्राम सब्जी खाना चाहिए? बोले 300 ग्राम खाना चाहिए। और नहीं उपलब्ध हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दाल से भी काम चला लो, कोई ऐसे मना थोड़ी ना करेगा। तो 300 ग्राम में भी इसने डिवीजन करके दिया है, कभी कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इसके 3 डिवीजन है। एक तो रूट वाला, रूट वाले को याद रखना, रूट, रूट में मुझे दिखता है 100, तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे दिख गया 100 ग्राम। मतलब रूट वाली फसलें रोज कितनी खाना चाहिए, सॉरी सब्जी कितनी खाना चाहिए? बोले 100 ग्राम। तो 300 में से 100 ग्राम तो चली गई, अब बची है 200। तो 200 में से अन्य सब्जियां 75 ग्राम।
बचा कितना है 125 ग्राम, तो 125 ग्राम पत्ते वाली लगा लो। मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर ये इस किसने आईसीएमआर ने दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च वाले ने, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज से हम रोज 300 ग्राम सब्जी लाएंगे ये खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्होंने बोल दिया है कि भाई इतने तो खाना ही चाहिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है आपका, मूली की इष्टतम बीज दर। मूली का दो बार क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 8 से 10, इसमें दिया है 10 से 12, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 12, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं काय के, ओलेरिकल्चर, सब्जी विज्ञान के। अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।